नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले महान्यायवादी, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक स्टेट में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। दोनों का कार्य सेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप दोनों को कंपैरिजन में याद करते हो तो बड़ी चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महान्यायवादी के बारे में, और थोड़ा मैं आपको साथ साथ में महाधिवक्ता के बारे में भी बता दूंगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला पॉइंट है कि भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की गई। तो हमारा ये क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 76 में। फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा जाता है, आप तो रट लेना कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। इसके साथ अगर हम बात करें महाधिवक्ता की, तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद, 162। ठीक है फ्रेंड, अगर हम बात करें, देखो केंद्र में जो कानून वगैरह होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया 52, उपराष्ट्रपति हो गया 53, ये 100 से कम है। लेकिन जहाँ बात करते हैं हम राज्यों की, तो उसमें आंकड़े 100 से स्टार्ट होते हैं, 115, 165, 174 ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि जो महान्यायवादी है उनका अनुच्छेद तो 76 हो गया, और महाधिवक्ता जो कि हर स्टेट में होते हैं, जैसे भारत में महान्यायवादी होगा वैसे हर स्टेट में महाधिवक्ता होंगे, और वो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 165। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं, महान्यायवादी। फ्रेंड्स, यानी कानून के सर्वोच्च ज्ञाता भारत के, वो कौन से हैं, महान्यायवादी। और उन्हीं के जैसे अगर हम बात करें राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होंगे, महाधिवक्ता। मैंने बोला ना, आपको कंपैरिजन करना है ताकि हमें याद आसानी से हो जाए। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स के नियुक्ति तथा कार्यकाल। अब हम देखेंगे कि कौन नियुक्त करता है, कितना कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये है कि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी आदमी को महान्यायवादी बना दिया जाएगा। इसके लिए क्या, कुछ न कुछ योग्यता होनी चाहिए। तो वो योग्यता क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। अब कैसे, तो ये हम आगे योग्यता देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो महान्यायवादी बनेगा वो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सब में सेम है। फिर क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय होता है उसमें न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक काम किया हो। जो भी फ्रेंड्स महान्यायवादी बनेगा वो 5 वर्ष तक किसी न किसी हाईकोर्ट में क्या न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हो, और 10 वर्ष की उसी हाईकोर्ट में वकालत कर चुके हो। यानी 10 वर्ष तो वकालत की और 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में काम किया, वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कार्यकाल। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है। इसके अलावा संविधान को उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं है। यानी जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है। फिर है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, और वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद मुक्त भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो महान्यायवादी होगा उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति ने नियुक्ति की तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति ही लेगा उसका। ठीक है फ्रेंड्स, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो उसे कभी भी पद से हटा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? अब अगर हम बात करें राज्य सरकार के महाधिवक्ता की, तो फ्रेंड्स महाधिवक्ता की नियुक्ति यहाँ राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो वहाँ कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और वो भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति और महाधिवक्ता की नियुक्ति
राज्यपाल, दोनों का पद सेम है ना। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला है फ्रेंड्स महान्यायवादी का वेतन। अगर हम बात करें संविधान में महान्यायवादी के वेतन का और भत्ता निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। यानी संविधान में महान्यायवादी को कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे, उसका भी उल्लेख नहीं है। वो भी कौन तय करता है? राष्ट्रपति। अब फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम महान्यायवादी की कार्य और शक्तियाँ कि क्या काम करते हैं महान्यायवादी और क्या क्या उनके पास पावर है। तो फ्रेंड्स पहला पॉइंट है हमारा विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए। यानी राष्ट्रपति जो भी कानून संबंधी उन्हें कार्य सौंपते हैं वो कौन करते हैं? महान्यायवादी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उनका काम मतलब वो होते कौन है? कानून के सर्वोच्च ज्ञाता। तो मतलब विधिक रूप से जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं, वो कौन करेंगे? महान्यायवादी। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए। यानी कभी कभी होता है कि भारत सरकार को कानून संबंधी कुछ जानकारी चाहिए होती है, तो वो राष्ट्रपति काम सौंपता है कि भाई आप इसको सलाह दो। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। फिर अगला पॉइंट वही कि संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्न कार्य सौंपता है। तो कौन कौन से कार्य देता है राष्ट्रपति? पहला तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। यानी सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? किसी भी केस में अगर सुप्रीम कोर्ट का और सरकार के बीच कुछ हो जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करेगा? महान्यायवादी। फिर अगला है कि भारत सरकार के संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होना, यह भी किसका कार्य है? महान्यायवादी का। अगला है कि सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। यानी सरकार से संबंधित कोई भी मामला हो उसका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का अधिकार भी किसे है? महान्यायवादी को। फ्रेंड्स यहाँ अगला है फ्रेंड्स अधिकार और मर्यादाएं कि क्या क्या अधिकार है महान्यायवादी के पास और क्या उनकी सीमाएं हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र का कोर्ट हो उसमें महान्यायवादी क्या सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, संयुक्त बैठक में भी भाग लेने का अधिकार है, लेकिन फ्रेंड्स बिना मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार नहीं है। ये पॉइंट आप थोड़ा ज़्यादा याद करना कि संसद के दोनों सदनों में बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन कौन सा फ्रेंड्स? मैंने आपको संसद में बताया था अनुच्छेद 108 यानी इमरजेंसी के टाइम संयुक्त अधिवेशन। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होता है कि भाग तो ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। जो महान्यायवादी होता है वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं। ये थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला पॉइंट है कि बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामले में व्यक्ति की बचाव नहीं कर सकता। यानी अगर हम बात करें तो वह बिना भारत सरकार की अनुमति के कुछ भी काम नहीं कर सकता। फिर अगला भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह विश्लेषण नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है भारत सरकार द्वारा चुना गया है तो उनके खिलाफ तो कैसे ही बोलेंगे। फिर आगे कि जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर वो कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। मतलब एक तरह से ऑर्डर है, अगर भारत सरकार ने बोल दिया कि आपको ये करना है तो उनमें वापस वो कुछ आगे कुछ कह नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स। फिर लास्ट पॉइंट है कि बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी भी कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकते। यानी भारत सरकार की अनुमति के बिना वो किसी भी कंपनी के निर्देशक पद को धारण नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख ली महान्यायवादी के बारे में। एक बार मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें महान्यायवादी के अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 76 के अनुसार केंद्र में एक महान्यायवादी होगा और अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। ठीक है फ्रेंड्स। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
और यही कौन महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, क्योंकि जो स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की है वही की वही स्थिति राज्य में राज्यपाल की है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। फिर अगला है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा महान्यायवादी और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी इनके कार्यकाल का कोई मतलब निश्चित उल्लेख नहीं है संविधान में। फ्रेंड्स, जो महान्यायवादी होते हैं उन्हें कानून के सर्वोच्च ज्ञाता भी बोला जाता है और महाधिवक्ता को राज्य में कानून का सर्वोच्च ज्ञाता बोला जाता है। एक पॉइंट फ्रेंड्स जो हमारा रह गया था कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो आप ये लिख लेना कि जो MC सीतलवाड़ थे वो हमारे भारत के पहले महान्यायवादी थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा आप याद रखना, मैं आगे टाइप करना भूल गई कि जो प्रथम महान्यायवादी थे वो कौन थे? MC सीतलवाड़। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने महान्यायवादी पर चर्चा की थी। अगर आपको फिर भी कैसा भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।